हेलो स्टूडेंट। तो इस लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे सीबीएसई बोर्ड का फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, 2025 सेट ई है। ठीक, सेट 1 है ये। सेट 1 में सबसे पहले हम सेक्शन ए सॉल्व करेंगे। सेक्शन ए में जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, तो पहला ऑब्जेक्टिव जो है वो गिवन है, टू चार्जेस माइनस क्यू ईच आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ए एंड बी ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। हमें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है, इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी। आगे बोला है कि कैपिटल एम जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है। ठीक, ए बी का मिड पॉइंट जो यहाँ पे है वो क्या है, कैपिटल एम। माइनस क्यू चार्ज ए वाले पॉइंट पे है और बी वाले वर्टिसेस पे। इन दो पॉइंट पे जो चार्जेस है वो कितना है, एक माइनस क्यू और माइनस क्यू। बोला क्या था, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी विल पॉइंट अलाउंड, मतलब सी पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी सी वाले पॉइंट पर, वो किस डायरेक्शन में होगी, वो डायरेक्शन हमें फाइंड आउट करनी है। ऑप्शन हमें गिवन है सी ए, सी बी, एम सी, सी एम। तो सी पर अगर हम फील्ड फाइंड आउट करेंगे, सी वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो माइनस क्यू चार्ज की वजह से किधर होगी, इस तरफ, इधर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड ई। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे तो नेगेटिव चार्ज है तो टूवर्ड आधी लाइन होगी, नेगेटिव चार्ज है तो वो मैग्नीट्यूड कितना होगा, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। अगर इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड ए मान लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला आएगा के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, और डायरेक्शन डायग्राम में से। सेम तरह से ये बी पॉइंट पर जो माइनस क्यू चार्ज है, इसकी वजह से फील्ड जो होगी सी वाले पॉइंट पर वो भी इधर होगी ई। इसका भी मैग्नीट्यूड कितना आएगा, के क्यू डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। तो यहाँ पर दो फील्ड हैं सी वाले पॉइंट पर, डायरेक्शन डायग्राम में गिवन है, और मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा क्योंकि चार्ज सेम है और चार्ज की सी पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो भी इक्वल है, तो मैग्नीट्यूड सेम होगा। नेट अगर फील्ड हमें फाइंड करनी है तो वेक्टर वाली प्रॉपर्टी में क्लास 11 में हम पढ़ते हैं कि दो वेक्टर अगर सेम मैग्नीट्यूड के हैं तो इनका जो रिजल्टेंट है वो इनके मिडिल से पास करेगा। इनका जो रिजल्टेंट है वो कहाँ से पास करेगा, जस्ट इसके मिडिल से, एंगल वाइज सेक्टर से। तो यहाँ से इनका जो रिजल्टेंट है वो पास करेगा और ये कहाँ पे जाएगा, एम वाले पॉइंट से। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नेट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सी वाले पॉइंट पर हो जाएगी किधर, एम की तरफ, यानी सी से एम की तरफ। तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें डी, सी एम। दूसरा ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या है, ए स्टूडेंट हैज 3 रजिस्टर, 3 रजिस्टर हमारे पास, ईच ऑफ रजिस्टर आर टू ऑब्टेन ए रेजिस्टेंस ऑफ 2/3 आर सी शुड कनेक्ट। उसको किस तरह उसको कनेक्ट करना चाहिए, तो इससे हम ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है, ऑल द 3 रजिस्टर इन सीरीज। अगर हम तीनों को सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो सीरीज में फार्मूला क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा 3R, बट इक्विवेलेंट कितना आना चाहिए, 2R डिवाइडेड बाई 3। तो पहला ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा इसमें। सेकंड है, तीनों को अगर पैरेलल में करेंगे तो पैरेलल में फार्मूला क्या होता है, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये आएगा 3/R। तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी R/3। तो अगर हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो R इक्विवेलेंट कितना आएगा, R/3, यानी सेकंड ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। सी ऑप्शन में क्या बोला है, 2 रजिस्टर इन सीरीज एंड देन दिस कॉम्बिनेशन इज पैरेलल, यानी 2 रजिस्टर को सीरीज में, देन इनका जो कॉम्बिनेशन है उसके साथ थर्ड को पैरेलल में। ये थर्ड ऑप्शन है, 2 सीरीज में देन उनका जो कॉम्बिनेशन है वो पैरेलल में। तो इस तरह से अगर करेंगे तो R और R ऊपर आएगा 2R और नीचे कितना है R। ये 2 रजिस्टर पैरेलल में है, पैरेलल में है तो पैरेलल का फार्मूला लगाएंगे, क्या होता है, अगर 2 रजिस्टर पैरेलल में है तो डायरेक्ट फार्मूला याद होगा हमें, R1 R2 अपॉन R1 प्लस I2, ये है R इक्विवेलेंट का फार्मूला। तो R1 कितना है, 2R इंटू R डिवाइडेड बाई 2R प्लस R कितना हो जाएगा, 3R। R से R कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर कितना आएगा, 2R/3। यही हमें गिवन है 2R/3 आना चाहिए, तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। थर्ड ऑब्जेक्टिव जो है उसमें क्या बोला है, 1 सेंटीमीटर स्ट्रेट सेगमेंट, एक सेगमेंट हमें दे रखा है जिसका लेंथ है 1 सेंटीमीटर और उसमें करंट का फ्लो जो हो रहा है वो 1 एम्पियर है। एक्स डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन हमें गिवन है, एक्स डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। ठीक, लाइज सिमेट्रिकली एट ओरिजिन ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस सेगमेंट एट पॉइंट 1,1,0 इज। तो एक करंट कैरिंग वायर सिंपली हमें गिवन है। ठीक, ये हमने वायर ले लिया, यहाँ पे ओरिजिन होगा,
तो इसमें करंट का फ्लो है 1 एम्पियर हो रहा है और इसका जो लेंथ है 1 सेंटीमीटर है। अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 10⁻⁻² मीटर। तो हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है करंट कैरिंग वायर की वजह से। तो करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अगर फाइंड आउट करनी है तो हम फार्मूला क्या लगाएंगे, वायो सेवर्ट लॉ। ठीक, कोई भी करंट एलिमेंट होता है तो वायो सेवर्ट लॉ की हेल्प से हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करते हैं एट ए डिस्टेंस r। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो फार्मूला है वो कितना आएगा, μ0/4 पाई IdL sin थीटा अपॉन r²। ये है। इसमें कौन कौन सी क्वांटिटी हमें गिवन है, μ0/4 पाई की वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे 10⁻⁻⁷। करंट 1 एम्पियर, dl इस सेक्शन की जो लेंथ है वो 1 सेंटीमीटर। ऐसा सिस्टम में रखेंगे तो 10⁻⁻² इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाई r²। तो साइन थीटा यहाँ पे फाइंड आउट करना पड़ेगा हमें और डिवाइडेड बाई r²। तो मैग्नेटिक फील्ड जो हमें फाइंड करनी है वो किस पॉइंट पे फाइंड करनी है, 1,1,0। यानी अगर मैं इसको ओरिजिन मान लूँ तो 1,1। ठीक, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो जो पॉइंट हमारा होगा वो कहीं यहाँ पे होगा। सपोज ये है, ये 1 होगा, ये भी 1 होगा। तो ये पॉइंट हो जाएगा 1,1, जेड एक्सिस में कितना जा रहा है हम 0। तो 2D में पॉइंट हो जाएगा हमारा 1,1,0। तो r क्या होता है, इस सेगमेंट से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये क्या होगा r। तो r अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो इस ट्रायंगल में दिख रहा है ये साइड 1 है, ये 1 है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो r की वैल्यू आएगी √2। r की वैल्यू √2 आएगी तो r² करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। r² 2 आ गया। साइन थीटा में पुट करना है। साइन थीटा क्या होगा, जिस पॉइंट पर हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं ये वाला वेक्टर और dl। ठीक, क्योंकि जब हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं वायो सेवर्ट लॉ को तो वेक्टर फॉर्म में क्या आता है, IdL क्रॉस r। तो जो थीटा होता है साइन थीटा में वो किसके बीच का एंगल होता है, dl वेक्टर एंड r वेक्टर। तो dl वेक्टर किस डायरेक्शन में होता है, जिस डायरेक्शन में करंट का फ्लो हो रहा है, यानी x डायरेक्शन के अलोंग। r वेक्टर पोजीशन वेक्टर डायग्राम में गिवन है। तो इनके बीच में जो कोण एंगल होगा ये हो जाएगा हमारा थीटा। तो भाई सिमेट्री दिख रहा है, ये 1 है, ये 1 है। तो थीटा यहाँ पे कितना आ जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे tan थीटा अप्लाई करेंगे तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस 1/1 tan थीटा इक्वल टू 1, यानी थीटा इक्वल टू 45। थीटा 45 आएगा तो यहाँ पे हम रखेंगे साइन 45। तो आंसर आएगा v इक्वल टू 10⁻⁻9 मल्टीप्लाइड 1 to √2। साइन 45 कितना आएगा 1/2√2। अब यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन कोई भी मैच नहीं हो रहा है अभी। ठीक है, नीचे डिवाइडेड में √2 आ रहा है, दो ऑप्शन में, सी ऑप्शन एंड डी ऑप्शन, बट 2 का फैक्टर नहीं आ रहा। तो 2 के फैक्टर को एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे, v इक्वल टू इसमें 10 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 10⁻⁻9 को लिख सकते हैं 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाई 2√2। तो मैग्नेटिक फील्ड आएगी यहाँ से 5 डिवाइडेड बाई √2 इंटू 10⁻⁻10 टेस्ला। अब इस तरह के दो ऑप्शन गिवन है हमें, सी ऑप्शन भी यही है और डी ऑप्शन भी यही है। तो मैग्नीट्यूड तो हमने फाइंड आउट कर लिया। सी ऑप्शन में जो डायरेक्शन है वो प्लस के कैप और डी ऑप्शन में जो डायरेक्शन है वो माइनस के कैप। तो अगर हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे तो राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमें कैसे मिलेगा, आइडियल क्रॉस आर से। ठीक, अगर हम वेक्टर फॉर्म लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, आइडियल क्रॉस आर, v0/4 पाई आइडियल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। तो राइट हैंड थंब रूल यहाँ पे लगाएंगे तो आइडियल यानी फिंगर को रखेंगे हम, फिंगर को रखेंगे आइडियल वेक्टर की तरफ, ये क्रॉस आर वेक्टर इधर है तो इस तरह से क्रॉस कराएंगे तो थंब हमारा आएगा बाहर की तरफ। थंब किधर पॉइंट आउट कर रहा है, बाहर की ओर यानी कि के कैप। तो जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की वो किधर हो जाएगी, जेड, पॉजिटिव जेड एक्सिस के अलोंग। तो सी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया थर्ड ऑब्जेक्टिव जो कि अच्छा न्यूमेरिकल था, बायो सेवर्ट लॉ पे बेस्ड था। ठीक है, इसमें थोड़ा वेक्टर का भी यूज हो गया, एंगल का भी यूज हो गया, थीटा कैसे फाइंड आउट करना है, और वेक्टर फॉर्म में तो डायरेक्शन भी पूछ लिया किस तरह से डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें केवल हमें डायरेक्ट रिजल्ट याद रहता है, वही रिजल्ट यहाँ पे हमें यूज करना है। मैग्नेटिक फील्ड टू ए स्मॉल मैग्नेटिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट m। तो एक मैग्नेट दे रखी जिसका डाइपोल मोमेंट है m, डाइपोल मोमेंट m गिवन है एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर अलोंग द एक्सिस ऑफ द डाइपोल इज गिवन। तो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है एक्सिस के अलोंग किसी एक पॉइंट पर। ठीक,
तो जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल का हम पूरा डेरिवेशन करते हैं, हमें याद रहता है इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती है 2 kp/r³। ठीक, इसको हम इस तरह से भी लिखते हैं 1/4πε0 2p/r³। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल के वजह से एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है। सेम तरह से हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल। तो मैग्नेटिक डाइपोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी V इक्वल टू, यहाँ पे जो कांस्टेंट है मैग्नेटिज्म में आता है μ0/4π, 2 ये डाइपोल मोमेंट यहाँ पे आएगा मैग्नेटिक मोमेंट डिवाइडेड बाई r³ एक्सियल पॉइंट पे। तो डायरेक्ट बस फार्मूला था, फार्मूला में यहाँ पे रख देना है, वही आंसर हो जाएगा μ0/4π 2m/r³। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, पहला ऑप्शन। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, इन दी फिगर एक्स इज अ कॉइल। तो एक हमें कॉइल गिवन है, ठीक है, जो कि वुंड है ओवर अ वुडन पाइप। वुडन पाइप के ऊपर एक कॉइल वुंड है, इसमें हमने एक मैग्नेट को इंसर्ट कराया। मैग्नेट का नॉर्थ पोल गिवन है डायग्राम में क्लियरली, ठीक है, एक मैग्नेट को इंसर्ट कराया है। तो पूछा गया हमसे, इसकी स्पीड गिवन है हमें v, कांस्टेंट स्पीड है v, कांस्टेंट स्पीड v से हमने इंसर्ट कराया है राइट साइड से। तो ड्यूरिंग द एंट्री एंड एग्जिट, जब ये मैग्नेट एक एंड पे इंटर कर रही होगी और एक्स वाले एंड से जब ये एग्जिट कर रही होगी, तो इंटर और एग्जिट के टाइम पे हमें क्या फाइंड करना है, द करंट इन द वायर YZ विल बी फ्रॉम। तो जो YZ वाला वायर है Y से लेकर Z तक, इस वायर में करंट का डायरेक्शन बताना है, Y से Z की तरफ होगा या Z से Y की तरफ होगा, इंटर में बताना और एग्जिट वाले में। ठीक है, तो डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे पहली बात करंट आएगा। क्यों करंट आएगा? क्योंकि यहाँ पे जब हम मैग्नेट इंसर्ट कराएंगे कॉइल के अंदर, तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स में अगर चेंज होगा तो कॉइल उसका अपोज करेगी, जिसमें एक इंड्यूस ईएमएफ और अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ इंड्यूस ईएमएफ आएगा और इंड्यूस करंट आएगी। ठीक है, तो कॉइल में यहाँ पे बनाता हूँ, ठीक, ये एमीटर हो गया, बाई पॉइंट और जेड पॉइंट। यहाँ से मैग्नेट इंसर्ट कराएंगे, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है। ठीक है, तो जैसे हम मैग्नेट इंसर्ट कराएंगे तो होगा क्या, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इंक्रीज होगी इस लूप से। ठीक, क्योंकि मैग्नेट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो नॉर्थ पोल से चलेगी इस तरह से। तो जैसे जैसे मैग्नेट इंसर्ट करेगी तो इस कॉइल से जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो इंक्रीज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स अगर इंक्रीज होगा तो कॉइल क्या करेगी, उसका अपोज करेगी। ठीक है, क्योंकि लेंथ लॉ से हम डायरेक्शन फाइंड करेंगे, तो कॉइल उस चेंज का अपोज करेगी। तो कॉइल क्या करेगी, कॉइल उस मैग्नेटिक फील्ड को रिड्यूस करने का ट्राई करेगी, उसका अपोज करेगी, यानी इस मैग्नेटिक फील्ड को कम करेगी। तो मैग्नेटिक फील्ड को कम कैसे कर सकते हैं, जब कॉइल में जो इंड्यूस करंट आएगा, उस इंड्यूस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर होना चाहिए, इधर। मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, इधर। कॉइल में जो करंट इंड्यूस होगा, उस इंड्यूस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो किधर होना चाहिए, इस साइड में, क्योंकि उसका अपोज तभी होगा। अब इस साइड में अगर मैग्नेटिक फील्ड आएगा, ठीक, ये मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करंट की वजह से आ रहा है, इस डायरेक्शन में अगर मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है तो कॉइल में जो करंट की डायरेक्शन है वो किस तरह से हो जाएगी, क्लॉकवाइज, इस तरह से। ठीक, ऐसे इधर से इस तरह से होगी, क्योंकि इस डायरेक्शन में अगर करंट होगी लूप में तो मैग्नेटिक फील्ड इधर आएगी। ठीक है, इसमें लगाएंगे ना, लूप में अगर करंट का फ्लो हो रहा है तो उसी डायरेक्शन में हम फिंगर को रोटेट कराएंगे, तो हम इधर पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो डायरेक्शन कैसे होगी, इस तरह से। ठीक, अब इस डायग्राम में देखो, इस डायग्राम में डायरेक्शन को ऐसे मिलेगी हमें। ठीक, इस तरह से करंट का फ्लो होगा तभी मैग्नेटिक फील्ड इधर आएगी। इस तरह से करंट का फ्लो होगा तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, जेड से बाई की तरफ। जब मैग्नेट इंटर करेगी तो डायरेक्शन क्या आएगी, जेड से बाई, इस तरह से, जेड से बाई। तो कौन सा ऑप्शन है, दो, ए ऑप्शन है सी, बाई टू जेड, ये दोनों रॉन्ग हो जाएंगे, जेड टू बाई, यानी बी और डी ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन होगा, जेड टू बाई। ठीक है, अब मैग्नेट जब एग्जिट करेगी, ठीक, मैग्नेट जब एग्जिट करेगी इस टाइम पे हमें बताना है। तो मैग्नेट जब एग्जिट करेगी तो नॉर्थ पोल आगे चला होगा, साउथ पोल यहाँ पे है। ठीक, अब जब मैग्नेट एग्जिट कर रही होगी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरह से होगी। ठीक, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइनें जो है वो नॉर्थ पोल से निकलेंगी और कहाँ पे टर्मिनेट होंगी, साउथ पोल पे। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा, क्योंकि साउथ पोल पे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइनें मिल रही होंगी। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है, जब मैग्नेट एग्जिट कर रही है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइनें क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेट क्या हो रही है, रिड्यूस।
जब मैग्नेट एग्जिट करेगी, तो मैग्नेटिक फील्ड अगर रिड्यूस हो रही है तो ये क्वाइल क्या करेगी, क्वाइल इसका अपोज करेगी। ये चीज़ रिड्यूस हो रही है तो उसको इंक्रीज करेगी। तो क्वाइल इंक्रीज कैसे करेगी, जब क्वाइल की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर हो जाए, इधर। यानी मैग्नेट की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड इधर थी बट वो रिड्यूस हो रही थी, तो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग जो क्वाइल है वो उसका अपोज करेगी। तो अपोज कब करेगी, जब क्वाइल की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर हो जाए। और मैग्नेटिक फील्ड का अगर डायरेक्शन इधर हो गया तो करंट का डायरेक्शन भी क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। पहले करंट का डायरेक्शन क्या था, जेड से वाई, अब क्या हो जाएगा, वाई टू जेड। तो वाई टू जेड, जेड टू वाई एंड देन वाई टू जेड। तो इसमें बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करंट। इस तरह का जो क्वेश्चन है वो जे मेंस में भी आ चुका है पहले, फिर 2-4 साल पहले से। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव जो है ये 5 हो गया ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव में हमें अल्टरनेटिव करंट गिवन है, ठीक है, आई ग्राफ दे रखा है, आई वर्सेस टी, ठीक है। अब इसमें पूछा गया है हमसे विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन वेव फॉर्म ऑफ वोल्टेज। यानी आईटी ग्राफ दे रखा है, हमें बीटी ग्राफ बताना है, ठीक, वोल्टेज और टाइम। इंडक्टर, यानी एक इंडक्टर है, इस इंडक्टर में करंट का जो फ्लो हो रहा है वो हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे रखा है कि करंट इस तरह से फ्लो हो रहा है, ट्रायंगुलर वेव फॉर्म यहाँ पे गिवन है। हमें बताना है कि इस सर्किट में जो वोल्टेज का इक्वेशन होगा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम वो क्या होगा। वोल्टेज फाइंड करना है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम ग्राफिकली। तो क्वाइल है, क्वाइल के अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा वो क्या आता है, इंडक्टर में जो वोल्टेज है वो क्या आएगा, एल डी आई बाई डी टी। वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर जो आएगा क्वाइल में वो कितना आएगा, एल डी आई बाई डी टी। तो एल तो कांस्टेंट है, सेल्फ इंडक्शन है क्वाइल का, डी आई बाई डी टी का रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। तो अगर मैं 0 से t/2 की बात करूं ग्राफ में, 0 से t/2 में जो स्लोप है वो क्या है, कांस्टेंट। डी आई बाई डी टी क्या है, इस ग्राफ का स्लोप है, आई वर्सेस टी है ना ग्राफ, आई वर्सेस टी ग्राफ में डी आई बाई डी टी क्या है, ग्राफ का स्लोप है, और स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है, कांस्टेंट। तो डी आई बाई डी टी की वैल्यू क्या आएगी, कांस्टेंट। कोई एक नंबर आएगा, सपोज मान लेता हूँ 2, या कोई भी नया कांस्टेंट एज्यूम कर सकते हैं, 5, 3 जो भी है। तो ये कांस्टेंट आएगा, तो जो वोल्टेज है वो क्या आ गया, कांस्टेंट। एल भी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, तो जो वोल्टेज है वो क्या आएगा, कांस्टेंट। देन t/2 से t की अगर हम बात करें तो t/2 से t में फिर से हम फार्मूला लगाएंगे एल डी आई बाई डी टी। देन वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर क्या आएगा, एल डी आई बाई डी टी। अब t/2 से t तक जो स्ट्रेट लाइन का स्लोप है यानी डी आई बाई डी टी है वो कांस्टेंट तो आएगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है। बट यहाँ पे जो एंगल है वो 90 से ज़्यादा है, एंगल 90 से ज़्यादा है, तो यहाँ पे स्लोप कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। तो स्लोप नेगेटिव आएगा, यानी कि कांस्टेंट जो यहाँ पे आएगा डी आई बाई डी टी की वैल्यू t/2 से t में डी आई बाई डी टी की जो वैल्यू है वो नेगेटिव आएगी। तो नेगेटिव आएगी तो यहाँ पे सपोज माइनस का 2 आएगा, तो ये माइनस का 2 है। तो जो वोल्टेज है इंडक्टर के अक्रॉस वो कैसा आएगा, कांस्टेंट आएगा। इस वाली 0 से t/2 में पॉजिटिव आएगा और t/2 से t में क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो कांस्टेंट किसमें दिख रहा है, चारों ग्राफ में कांस्टेंट है, स्क्वायर वेवफॉर्म है। यहाँ से 0 से t/2 में ये क्या है, वोल्टेज कांस्टेंट है, फिर t/2 से भी क्या है, कांस्टेंट है, नेगेटिव है। तो कांस्टेंट वोल्टेज केवल सी वाले ऑप्शन में ही है, बाकी सब में वोल्टेज वेरी कर रहा है, वोल्टेज वेरी नहीं करेगा, वोल्टेज क्या रहेगा, कांस्टेंट, अगर ट्रैकुलर वेवफॉर्म है, ठीक है। तो इसको फार्मूले से देखना था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रांसफार्मर से है, ठीक है, ये काफी बेसिक क्वेश्चन है, ये भी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड टू ए 200 वोल्ट एसी सोर्स, द ट्रांसफार्मर सप्लाई 3000 वोल्टेज। तो एसी सोर्स से कनेक्टेड है, यानी कि इनपुट वोल्टेज दे रखा है, या फिर बोले प्राइमरी कॉइल में जो वोल्टेज है कितना है, 200 वोल्ट। द ट्रांसफार्मर सप्लाई 3000 वोल्टेज, यानी जो सप्लाई कर रहा है आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट यानी बोल सकते हैं कि सेकेंडरी कॉइल में जो वोल्टेज है वो 3000। इफ द नंबर ऑफ टर्न इन द प्राइमरी कॉइल इज 450, तो प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न जो है एनपी वो 450 है। सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न फाइंड आउट करने हैं, एनएस। तो जस्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फार्मूला यहाँ पे क्या होता है, एनएस अपॉन एनपी इक्वल टू बीएस अपॉन बीपी। वैल्यू पुट कर दो, एनएस डिवाइडेड बाई 450 इक्वल टू बीएस 3000 डिवाइडेड बाई बीपी 200। ये कितना है, 15 का मल्टीप्लाई करा दो 450 से,
तो ये आएगा 0 5 7 और 67, यानी 6750। तो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जस्ट ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, काफी ज्यादा ट्रांसफॉर्मर से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसको बोला विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्टैटिक चार्ज। तो स्टैटिक चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम जानते हैं कैसे होती है, कंजर्वेटिव। इलेक्ट्रिक फोर्स भी कंजर्वेटिव होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसी होती है, कंजर्वेटिव। तो नॉन कंजर्वेटिव वाले ऑप्शन कैसे कैंसिल आउट हो जाएंगे? कंजर्वेटिव होगी एंड फील्ड लाइन डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप। सेकंड ऑप्शन में बोला है फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज लूप। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी में हम पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें जो है वो कभी भी क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती। मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज लूप फॉर्म करती है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती। वो पॉजिटिव चार्ज से चलेंगी, इन्फिनिटी तक चलती रहेंगी कंटिन्यूसली, कहीं पे ब्रेक भी नहीं होती, कंटिन्यूसली चलेंगी, वापस से पॉजिटिव चार्ज पे नहीं मिलेंगी, क्योंकि प्रॉपर्टी क्या होती है, वो पॉजिटिव चार्ज से चलती है और नेगेटिव पे टर्मिनेट होती है। तो इसमें ऑप्शन ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्टिक्स से। ए ट्यूब इज फिल्ड विद अ ट्रांसपेरेंट लिक्विड। तो एक ट्यूब में ट्रांसपेरेंट लिक्विड है टू अ हाइट ऑफ 30 सेंटीमीटर। एक ये ट्यूब है, इसमें एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड है जिसका हाइट हमें दे रखा है 30 सेंटीमीटर। The apparent depth of a coin lying at the bottom of the tube is bottom of the tub दे रखा है, tub is found to be 16 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे एक बॉटम पे एक कॉइन है, इस कॉइन का जो अपरेंट डेप्थ है ए वो कितना है, 16 सेंटीमीटर। अच्छा, रियल डेप्थ कितना हो जाएगा? रियल वो वाटर से, क्योंकि ऊपर से जब हम देखेंगे, ऊपर से देखेंगे तो दिखाई कहाँ पे दे रहा है, 16 सेंटीमीटर। अपरेंट डेप्थ कितनी है, 16 सेंटीमीटर, बट एक्चुअल में कितना है, वो 30 सेंटीमीटर है। तो रियल जो डेप्थ है वो कितना है, 30 सेंटीमीटर है रियल डेप्थ। पूछा गया द स्पीड ऑफ लाइट इन द लिक्विड विल बी। तो इस लिक्विड में लाइट का स्पीड पूछा है, लाइट का स्पीड कितना होगा इस लिक्विड में। ठीक, लाइट का स्पीड फाइंड आउट करना है। तो अपरेंट डेप्थ रियल डेप्थ का फार्मूला अगर हमें याद हो तो क्या लिखते हैं, अपरेंट डेप्थ अपॉन रियल डेप्थ इक्वल टू म्यू ऑब्जर्वर डिवाइडेड बाय म्यू ऑब्जेक्ट। ठीक, क्लास में लिखा है म्यू ऑब्जर्वर अपॉन म्यू ऑब्जेक्ट इक्वल टू अपरेंट डेप्थ अपॉन रियल डेप्थ। अपरेंट डेप्थ कितना है, 16 डिवाइडेड बाय 30। ऑब्जर्वर हमारा एयर में है, ठीक, और ऑब्जेक्ट हमारा लिक्विड में है, तो यहाँ पे हम म्यू एल ले लेंगे। ठीक, लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ से लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल गया, कितना आ गया, 30 डिवाइडेड बाई 16, ये आ गया। अब हमें स्पीड फाइंड करनी है, लाइट की स्पीड। तो लाइट की स्पीड मीडियम में फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। ठीक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला लगाया v इक्वल टू सी अपॉन वी, v इक्वल टू सी अपॉन वी से। ठीक, ये फार्मूला होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, म्यू इक्वल टू सी बाई वी। यहाँ से v बराबर क्या आएगा, सी अपॉन म्यू। तो लाइट की स्पीड एयर में कितना होता है, 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई 30 अपॉन 16। 16 ये ऊपर जाएगा तो 16 × 10⁸ डिवाइडेड बाई 10। 3 से ये 30 10 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। तो वहाँ पे पावर कितनी आ जाएगी, या फिर 10 इसको 1.6 लिख सकते हैं, 1.6 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो जो लाइट का स्पीड है इस मीडियम में कितना आएगा, 1.6 10⁸। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है, एटॉमिक स्पेक्ट्रल एमिशन लाइन ऑफ हाइड्रोजन एटम आर इंसिडेंट ऑन अ जिंक सरफेस, द लाइन्स व्हिच कैन एमिट फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस आर मेंबर ऑफ। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से क्वेश्चन है, ठीक है, ये डेटा बेस्ड क्वेश्चन आया है, तो ये याद होगा तभी कर पाओगे, अदरवाइज नहीं। तो जिंक प्लेट से अगर हमें फोटो इलेक्ट्रॉन को एमिट करना है तो हमें हाई एनर्जी का इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब हाई एनर्जी का। तो हाई एनर्जी का फोटोन चाहिए। हाई एनर्जी का फोटोन हमें कब मिलेगा, जब हम इन्फिनिटी से लोअर मोस्ट ऑर्बिट में है। ठीक है, हायर एनर्जी का फोटोन हमें कब मिलेगा, जब ट्रांजिशन कहाँ हो, ग्राउंड स्टेट में हो, किधर से, इन्फिनिटी से ग्राउंड स्टेट में होगा, तभी हाई एनर्जी का हमें, इस केस में हमें हाई एनर्जी का फोटोन मिलेगा, यानी जो भी फोटोन होगा वो हाई एनर्जी का आएगा, तभी जो एमिशन है वो पॉसिबल होगा जिंक मेटल के लिए। और अगर हम n = 1 में आ रहे हैं तो वो किस सीरीज में आता है, किस स्पेक्ट्रम में आता है, लाइन में। ठीक, तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, डेटा बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, नाउ